हाँ जी बच्चों, हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स पढ़ रहे थे, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में सीरीज सर्किट्स के हमने सारे केसेज कर लिए थे और पावरलेस वॉटलेस करंट भी कर लिया था, है ना। पावर फैक्टर भी कर लिया था। पावर फैक्टर कॉस थीटा होता है, इसी के कारण एक्चुअल पावर लॉस होता है। और जो वॉटलेस करंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा वॉटलेस करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल एसी सर्किट्स। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पैरेलल एसी सर्किट्स आपके सिलेबस में नहीं है, न तो जेई मेन के में है न एडवांस के में। उन्होंने लिख नहीं रखा। सीरीज सर्किट्स के लिए तो लिख रखा है, लेकिन पैरेलल के लिए लिख नहीं रखा। लेकिन एक्चुअल में ये आदत बन गई है कंपटीशन एग्जाम्स में, थोड़ा सा वो एनक्रोच कर जाते हैं, आउट ऑफ उसमें चले जाते हैं। अब बात यह है कि अगर सवाल आ गया तो मुसीबत है ही ना, और समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। कम ज्ञान नुकसान दे सकता है, ज़्यादा ज्ञान कभी नुकसान नहीं देता। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल एसी सर्किट्स। वन बाय वन हम पैरेलल एसी सर्किट्स में हम एग्जैक्टली वही करेंगे, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे जो हमने सीरीज एसी सर्किट में किया। बस अंतर केवल इतना सा होगा, सीरीज एसी सर्किट में हमने वोल्टेज को करंट को सेम लिया था और वोल्टेज अलग अलग निकाला था। देखिए सीरीज एसी सर्किट में हमने क्या किया था, करंट को सेम लिया था और वोल्टेज सबका अलग अलग निकाला था। फिर हमने सबका वोल्टेज का ट्रायंगल बनाया था, सम किया था। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज सबका सेम लेंगे, करंट अलग अलग निकालेंगे और फिर करंट का सम करेंगे। यानी अब हम कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, करंट ट्रायंगल बनाएंगे, करंट ट्रायंगल बनाएंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल बनाएंगे। एक मिनट, यस प्लीज। तो आप ध्यान दीजिए, हमने पैरेलल सर्किट में क्या क्या करेंगे। हम V को या E को, EMF को हम सेम लेकर के चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, लेकिन करंट को अलग अलग लेके चलेंगे। फिर हम करंट का सम करेंगे तो करंट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, सीरीज में हमने I को सब में सेम लिया था, फिर हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था, है ना। इंपीडेंस निकाला था, वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था। पैरेलल सर्किट में तो आप ध्यान दो, पैरेलल एसी सर्किट, कुछ नहीं करेंगे, बस मस्ती मारेंगे। आर एल सी, आर एल सी, है ना। हाँ, आर एल सी। और यहां पर हम लगाएंगे ईएमएफ। सभी बच्चे जांच करें सर्किट की। तो ध्यान दीजिए, यहां लिख रहा हूं मैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखूंगा मैं, E हैज फेज एंगल 0, E हैज फेज एंगल 0। अब देखो यहां पे मैं करूंगा IR यानी करंट इन रेजिस्टर, IL यानी करंट इन इंडक्टर, IC करंट इन कैपेसिटर। अगर आपको कभी पैरेलल सर्किट में वो L या C न दे, कोई बात नहीं, जो न दे उसको मत रखो, जो दे उसको रख लो, है ना। हाँ, अगर मान लो C ना दे, R और L देवे, कोई बात नहीं बेटा, केवल R और L को रख लो। R और C को दे तो R और C को रख लो, L और C को दे तो R को हटा दो, इसमें क्या बात है? चलिए अब हम बात करते हैं ये वाली चीज। तो IR, मैं सबसे पहले IR की बात करूंगा। IR इज E अपॉन R। E अपॉन R का मतलब क्या है, E का फेज 0 है, R का हमने 0 लिया है, तो इसलिए IR क्या आएगा, फेज 0 आएगा।
अब हम आई एल की बात करेंगे। आई एल ई अपॉन एक्स एल, ई एम एफ अपॉन एक्स एल है ना बेटा। ई एम एफ क्या है? ई है जीरो फेज, एक्स एल की फेज हमने आपको बताई थी प्लस पाई बाई टू फिक्स की थी। तो क्या आ जाएगा? आई एल आ जाएगा जीरो माइनस पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू। आई सी से रिलेटिव फेज कहते हैं इसको। ई अपॉन एक्स सी, बेटा ई को हमने जीरो कहा, फेज एंगल, ये सारा फेज का ही गेम है बस। यहाँ माइनस पाई बाई टू था, तो आई सी क्या आ गया? प्लस पाई बाई टू। करेक्ट, ऐसा हो गया। यहाँ भी हम तीन बातें डिस्कस करेंगे, नंबर वन बात, इफ आई एल ग्रेटर देन आई सी, अगर आई एल ग्रेटर देन आई सी है तो क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे हम, मैं अभी ट्रायंगल बनाता हूं, देखना। आई एल ग्रेटर देन आई सी है तो मैं करंट का ट्रायंगल बनाऊंगा, करंट ट्रायंगल। देखिए कैसे बना रहे हैं करंट ट्रायंगल। आप ऐसा करिए, करंट ट्रायंगल बनाइए। मैं आई आर ड्रॉ कर रहा हूं, आई आर का फेस तो जीरो है ना, हाँ, जो जीरो है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। आई आर फेज एंगल जीरो, करेक्ट। फिर आई सी है प्लस, आई सी छोटा है, आई सी पॉजिटिव है लेकिन स्मॉलर है, आई एल नेगेटिव है लेकिन बिगर है ना। हाँ जी, अब आप इनका रिजल्ट निकालिए। रिजल्ट निकालेंगे तो ऐसा आएगा, आई आर जीरो फेज। यहां पे क्या आएगा? ये आएगा आई एल माइनस आई सी, है ना। एक बार देख लो बोर्ड से, ठीक है जी, ठीक है, आई एल माइनस आई सी। ओके, अब आप देखिए कि ये आपका नेट आई आएगा, रिजल्टेंट आई, ये रिजल्टेंट आएगा माइनस थीटा आएगा। अब अगर आई का फेज माइनस थीटा आ गया तो हाउ इट विल बी रिटन? देखिए इसको लिखेंगे हम यहां पर, बताऊं क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये आपकी इक्वेशन आएगी। ओके, आई रिजल्टेंट है, मैं रिजल्टेंट आई निकाल देता हूं इस पर्टिकुलर केस के लिए, है ना, पर्टिकुलर केस के लिए निकाल देता हूं। तो मैं यहां पे इस पर्टिकुलर केस के लिए रिजल्टेंट आई निकाल रहा हूं। आई इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अब देखो क्या हुआ। कुछ नहीं, बस अब मस्ती मारेंगे और कोई जोरदार काम थोड़ी करने वाले हैं। ई अपॉन आर स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ई अपॉन आर प्लस यहां पे ले लो ई अपॉन एक्स एल माइनस ई अपॉन एक्स सी का होल स्क्वायर ले लो बेटा। ये नेट आई है, नेट आई। अब मैं ई को कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? ई को कॉमन ले लेता हूं। देखिए मैं ई को कॉमन लेके क्या लिखूंगा, यहां पे लिख दूं क्या है? क्या चलो यही लिख देते हैं। देखो आई अपॉन ई, सभी बच्चे चेक करेंगे आई अपॉन ई क्या आएगा। आई अपॉन ई आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एल माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपका आई आ गया, आई अपॉन ई आ गया, है ना, आई अपॉन। जब आपका आई अपॉन ई आ गया तो इसे कहते हैं 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड। आप समझ गए जेड क्या होगा, है ना? हाँ समझ गए जेड क्या होगा। जेड बताता हूं क्या होगा। जेड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एल माइनस 1 अपॉन एक्स सी स्क्वायर, ये आएगा। तो चेक करिए, हाँ जी,
ये आपका जेड आ गया। ओके, ये जो जेड आया है ये आपके इस केस के लिए आया है, आई एल ग्रेटर देन आई सी के लिए। आपका ये करंट ट्राइंगल है और करंट ट्राइंगल को हमने पाइथागोरस थ्योरम से आई नेट निकाला और फिर हमने वैल्यूज रखी, प्रॉपर वैल्यूज, है ना। हाँ, प्रॉपर वैल्यूज आपकी जो है ना आप लोगों के कंफर्म रहनी चाहिए कि आई आर ये होता है, आई एल ये होता है, आई सी ये होता है। बस ये जो चीज़ है ना, इससे हम सारा जो है ना पैरेलल सर्किट्स का एनालिसिस करेंगे। तो पैरेलल सर्किट विल बी एनालाइज्ड बाय दिस बॉक्स। दिस बॉक्स इज द कंप्लीट थिंग फॉर पैरेलल सर्किट एनालिसिस। और कौन सा बॉक्स कंप्लीट थिंग था उसके लिए? सीरीज के लिए एक बॉक्स हमने बनाया था, बस इससे सारा सीरीज सर्किट हो जाता है। बस 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 पैरेलल सर्किट के लिए ये बॉक्स बना दिया है। दोनों सेम ही, कुछ ऐसा नहीं है ना। अब देखिए ये आपका केस नंबर 1 हुआ। अब मैं केस 2 ले रहा हूं। केस 2 में क्या करूंगा आप जान गए मैं क्या करूंगा, सब समझ गए, क्योंकि कोई जोरदार काम करने वाला हूं नहीं मैं आप लोग पूरा उतारेंगे भैया, मैं तो ऐसे ही करूंगा, आप लोग पूरा उतारो। इफ आई सी लेस देन आई एल, मतलब आई सी ग्रेटर देन आई एल, अब क्या होगा आपका करंट ट्रायंगल बदल जाएगा साहब पूरा, क्योंकि आई सी ग्रेटर देन आई एल हो रहा है। आई सी ग्रेटर देन आई एल हो रहा है, तो अब ट्रायंगल बदलेगा। ट्रायंगल तो बदलेगा एकदम। आप लोग अपने नोट्स में पूरा उतारेंगे, आप लोग ये काम नहीं करेंगे कि ऐसा हो तो ऐसा हो, लिख करके छोड़ दिया। ये समझ लो जितनी कम मेहनत करोगे परिणाम उतना ही कमजोर आएगा, जितनी मेहनत ज्यादा करोगे परिणाम उतना ही ज्यादा आएगा। समझ लीजिए। ये आई आर, ये है आई सी माइनस आई सी लिख लेते हैं पहले तो, है ना। हाँ, फिर आई एल को छोटा सा बना दो, बच्चा सा, आई एल बेचारा, आई सी तगड़ा, आई सी तगड़ा। अब आप इसका ट्रायंगल बनाइए। देखिए मैं इसका ट्रायंगल बना रहा हूं। मैं कहूंगा आई आर थोड़ा सा इधर की तरफ लेके बनाओ। हाँ, आई आर यहां तक ले लो बस। आई आर ये होगा आई सी माइनस आई एल, है ना। थोड़ा छोटा बना देते हैं क्योंकि उधर से काटोगे तो थोड़ा इतना बड़ा है, इसमें से इतना सा काटोगे तो फिर कुछ बचेगा ना। हाँ, आई सी माइनस आई एल, ये आपका रिजल्ट आई आएगा। करेक्ट, इसको कहेंगे प्लस थीटा। ये आपका आई आ गया। अब आई की इक्वेशन क्या होगी? आई की इक्वेशन होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आएगा, प्लस आएगा अब यहाँ पे, राइट। अच्छा, आई नेट क्या आएगा? आई नेट तो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। ये लो जी, आई नेट के अंदर अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं केवल यहाँ पे बदल दूंगा सी एल। मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे थोड़ी सिलेक्शन कराना भैया, सिलेक्शन आपको कराना, मेहनत आप करिए। जबकि मैं तो फालतू यार ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग तो कर नहीं रहे। जिसको सिलेक्शन कराना है वो मेहनत कर नहीं रहा, जिसको नहीं कराना है वो मेहनत कर रहा है। कैसी विचित्र बात है। एक्सी एक्सएल को इंटरचेंज कर दिया और कोई तीर नहीं मारा बड़ा वाला, नो तीर। करेक्ट, क्लियर। चलिए अब आप देखिए तीसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। थर्ड केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, है ना। हाँ, इसको मिटा देते हैं। एडवांस वाले क्या है कि सिलेबस में नहीं बोलते तब भी कर देते हैं, वो मतलब दे देते हैं सवाल। अच्छा, एक्चुअल में क्या कंसेप्ट तो क्लियर है ना, इसलिए सवाल आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती क्योंकि कंसेप्ट तो अपने आप ही बन गया। अब मैं इसको सारे को मिटा देता हूँ, थर्ड वाले केस की बात करेंगे, है ना। थर्ड वाले केस में क्या होगा? इफ आई एल इक्वल टू आई सी, तो क्या होगा? आई एल इक्वल टू आई सी तो क्या होगा? देखो, चेक करिए। ओके, मैं एक काम करूंगा, इसको मिटा दूं और इसका रिजल्ट साइड में रख देता हूं, है ना। हाँ, बॉक्स में रख देते हैं रिजल्ट।
इसको मिटा दिया। अब देखिए बॉक्स में मैं रिजल्ट लिख देता हूं। हाँ लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना। IR, IL, IC, बस ये गेम है, इतना ही गेम है, और इसके अलावा कुछ गेम ज़्यादा जोरदार है ही नहीं। अब मैं IL इक्वल टू IC की बात कर रहा हूँ, आप लोग पकड़ेंगे मेरी बात को। IL इक्वल टू IC, तीसरा केस। आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? IR बच जाएगा जिंदा खाली, बाकी दोनों एक दूसरे को ले डूबेंगे, कैंसल। इक्वल है ना, दोनों कैंसल, केवल IR बचेगा। इसका मतलब होगा कि I इक्वल टू IR आ जाएगा। नेट करंट IR के बराबर होगा, है ना। और जब नेट करंट बेटा IR के बराबर होगा तो देखो क्या होगा, पता है मैं I को क्या लिखूंगा? I को लिखूंगा I नॉट साइन ओमेगा टी, बस खत्म। एंगल जीरो, एंगल जीरो, I इक्वल टू IR हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि E एंड I बी इन दी सेम फेज, थीटा इज जीरो, करेक्ट। अब आप देखिए मैं I को लिख रहा हूं E अपॉन आर, ओ सॉरी, हाँ I को E अपॉन आर लिख रहा हूं, करेक्ट करेक्ट। I को E अपॉन आर लिखूं तो बेटा I अपॉन E क्या होगा? I अपॉन E होगा 1 अपॉन आर। इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन जेड। तो जेड बराबर क्या आ गया? जेड बराबर आ गया आर। जेड बराबर आर, है ना। हाँ जी, देखिए मैं यहां कुछ कहूंगा, जेड इक्वल टू आर, जेड इक्वल टू आर इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। अब आप यहां ध्यान दीजिए, यहां मामला बड़ा सीरियस है। Z इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। बेटा सीरीज सर्किट में मैंने जब कहा था, जब आपको सीरीज सर्किट पढ़ाया था, तो मैंने कहा था Z इज द मिनिमम वैल्यू, Z इक्वल टू R इज द मिनिमम वैल्यू। वहां पे मिनिमम वैल्यू बोला था और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूं। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है, अगर हम चेक करेंगे तो देखो सीरीज सर्किट में Z आपका ऐसा आता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये प्लस होता था, राइट, होता था ना। ये सीरीज सर्किट की कहानी थी। पैरेलल सर्किट में अभी अभी हमने किया, आपका ऐसा घटनाक्रम हुआ। आप जरा जांच करिए, 1 अपॉन क्या था? जेड था ना, जेड, सॉरी जेड था, हाँ, अंडर रूट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल माइनस एक्ससी का 1 अपॉन एक्ससी का होल स्क्वायर, ये था आपका। अब देखो अगर ये चीज बराबर हो गई जेड इक्वल टू आर, तो आपका ये फैक्टर गायब हो गया, ये प्लस का साइन था और ये डिनोमिनेटर अब डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी कम हो गई, ये 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर में अगर क्वांटिटी कम हो गई तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ जाएगी। दैट्स वाई Z is equal to R is the maximum value of impedance. Hence I will be minimum. अब आप इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करो। सीरीज में हमने लिखा था कि Z इक्वल टू R इज द मिनिमम, तो I will be मैक्सिमम बोला था ना, उसको हमने कहा था रेजोनेंस, है ना। यहां मैं बोलूंगा दिस कंडीशन इज दिस कंडीशन और दिस सिचुएशन दिस कंडीशन और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एंटी रेजोनेंस
ध्यान दीजिए, रेजोनेंस का मतलब है टू गेट हाईएस्ट वैल्यूज, है ना। रेजोनेंस का मतलब ये है, थोड़ा बातों को समझिए आप। रेजोनेंस वर्ड का सेंस है कि आपका करंट मैक्सिमाइज हो रहा है तो रेजोनेंस है, मिनिमाइज हो रहा है तो एंटी रेजोनेंस है ना। हमारा जो सीरीज सर्किट हमने पढ़ा था, उसमें सीरीज सर्किट में हमने क्या बता दिया था? सीरीज सर्किट में हमने बताया था कि जब VL बराबर VC होगा, जब VL बराबर VC होगा तो VL VC कैंसिल हो जाएंगे और केवल आपका Z इक्वल टू R आ जाएगा। आया था ना? उसमें Z मिनिमम था इसलिए I मैक्सिमम था। आज का जो सीन है उसमें Z इक्वल टू R मिनिमम है, वो सॉरी मैक्सिमम है, इसलिए I मिनिमम होगा और इसे एंटी रेजोनेंस कहते हैं। एंटी रेजोनेंस कहते हैं। थीटा यहाँ भी 0 ही होगा, सेम फेज यहाँ भी होगी, लेकिन ये एंटी रेजोनेंस होगा, इट इज नॉट द रेजोनेंस। ठीक है ना? तो इट इज एंटी रेजोनेंस। अब हम बात करते हैं एंटी रेजोनेंस से आगे की, करें? तो देखो, कंडीशन ऑफ एंटी रेजोनेंस, कैलकुलेशन ऑफ एंटी रेजोनेंस, है ना। देखो, कैलकुलेशन ऑफ एंटी रेजोनेंस, एंटी रेजोनेंस समझने की कोशिश करो। IL इक्वल टू IC है जी। अब IL इक्वल टू IC है तो E अपॉन XL इक्वल टू E अपॉन XC। तो XL बराबर क्या आ गया? XC आ गया। XL बराबर XC आने का मतलब ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन LC आ गया। तो ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा आ गया 1 अपॉन अंडर रूट LC, 2 पाई न्यू, इसको भी हम R ही बोलेंगे, है ना। तो द सेम फ्रीक्वेंसी इज कमिंग अगेन, यानी कि आपका चाहे रेजोनेंस हो चाहे एंटी रेजोनेंस हो, सेम फ्रीक्वेंसी पर ही होगा। रेजोनेंस हो या एंटी रेजोनेंस हो, सेम फ्रीक्वेंसी पर ही होगा, है ना। किसी और फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ग्राफ जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही आएंगे। देखिए, ग्राफ में उल्टा होगा, जो Z का था वो I का हो जाएगा, जो I का था वो Z का हो जाएगा। Z और न्यू R इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर Z मैक्सिमम है। एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप इसको, अगर ज़्यादा नाराज हो रहे हो तो, कि सर इसको भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो आप। भैया एंटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दो यार, हाँ, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। ये आपका Z आ गया, राइट। I जो है वो आपका उससे अपोजिट आएगा, क्योंकि अब की बार में I का मामला क्या हो रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर I मिनिमम हो रहा है ना। हाँ, यहाँ पे I की वैल्यू IR के बराबर होगी। यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी? IR के बराबर होगी। यहाँ पे Z की वैल्यू किसके बराबर होगी? R के बराबर होगी। Z इक्वल टू R। आप समझिए, ये आपका क्या था? एंटी रेजोनेंट सर्किट था। क्या था? एंटी रेजोनेंट सर्किट था, करेक्ट। चलिए, अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, यानी बड़ा आसान है ना, हाँ, बस मस्ती है और कुछ नहीं है। हाँ, आपको तीनों को समझ लेना है। अगर आपके RL पैरेलल सर्किट आ जाए तो बेटा RL काम में ले लेना, C को हटा देना, है ना। RC आ जाए तो RC को ले लेना, C को हटा देना। LC आ जाए तो R को हटा देना, LC को ले लेना। क्या दिक्कत है? हाँ, सीरीज में भी LC आ जाए तो आप जो है ना उसको हटा देना, जो मर्जी करो, ठीक है। बस वो आप जो है ना लॉ को अपना अप्लाई करिए, फेज वाले को, राइट। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, पूरे को साफ करूंगा, उसके बाद हम LC ऑसिलेशंस पर बात करेंगे। LC ऑसिलेशंस, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट LC ऑसिलेशंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखिए, LC ऑसिलेशंस में क्या है। LC ऑसिलेशंस एक्चुअल में क्या होता है कि C और L
इन दोनों का बिहेवियर जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। सी और एल दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट होता है ना। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है कि इसलिए ये ऑसिलेशंस होते हैं, और ये एक्चुअल में एनर्जी ऑसिलेशंस हैं ये बेसिकली, है ना। मैं देखिए अभी बात करता हूँ आपसे एलसी ऑसिलेशंस पर, है ना। देखो देखो बड़ा, एलसी ऑसिलेशंस पे बात करते हैं। मान लीजिए ये सी है, सी है। अब हम ऐसा करते हैं, यहां पे एक एल लगा देते हैं, ओके। मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर यहां पर प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू, मतलब होता अंदर है, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है ना। तो इसको प्लस क्यू कह देते हैं, इसको माइनस क्यू कह देते हैं। t इक्वल टू 0 पर है। अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, है ना। स्विच ऑन करेंगे तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। स्विच ऑन करते ही हमारे सामने सिस्टमेटिकली चीजें बदलेंगी। कैसे, देखो क्या होगा। स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही यहां से ये कुछ करंट बहना चालू होगा, जिसका ये अपोज करेगा, जोरदार अपोज करेगा। करंट बहनेगा, क्या करेगा, जोरदार अपोज करेगा, कहेगा नहीं बहने दूंगा। अच्छा एक चीज और है, यहाँ करंट इंक्रीज होगा। देखिए एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। हम यहाँ एक वो लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। अब देखना क्या होगा। अब ये स्विच ओपन है, एल लगा हुआ, स्विच ओपन है, तो क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। इस कैपेसिटर को मैं कह देता हूं इनिशियली एट टी इक्वल टू 0, क्यू इज क्यू नॉट इज सी वी, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज बोल देता हूं मैं इसको, है ना। क्यू नॉट इज व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। एक मिनट जरा, यस। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज है, t इक्वल टू 0 पर q बराबर q नॉट है। अब हम इसको स्विच ऑन कर रहे हैं t इक्वल टू 0 पर। जैसे ही स्विच ऑन किया तो इधर से चार्ज फ्लो का प्रयत्न करेगा और ये L उसका अपोज करेगा। तो पता है L पर E क्या आएगा, L पर E आएगा माइनस L di अपॉन dt, राइट। तो इफ एनी अदर टाइम t, एट एनी अदर टाइम, एट एनी टाइम t, टाइम t कोई टाइम है ना, एट एनी टाइम t, पता है क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, तो इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज कभी अलग अलग नहीं हो सकता, सब वोल्टेज सेम होंगे, है ना, एट एनी टाइम। तो Q अपॉन C वोल्टेज आएगा, इट शुड बी इक्वल टू माइनस L डी आई अपॉन dt, ऐसा होना पड़ेगा। डी आई अपॉन dt क्या होगा, क्योंकि अब डी आई अपॉन dt इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो इसी तरह की सीन बनेगी। अब देखिए आप क्या होगा, किस टाइम पर ये आपका Q क्या है, Q इज चार्ज एट एनी टाइम, Q इज व्हाट, चार्ज एट t इक्वल टू टी टाइम। अब आप जांच करना जरा, ये Q अपॉन C है माइनस L d अपॉन dt, I क्या है बेटा, I होता है dq अपॉन dt, I होता है dq अपॉन dt। मैं इसको दोनों को एक साइड ले आता हूं, देखना मैं लिख रहा हूं, आप लोग जांच करिएगा कि व्हाट मिस्टेक आई एम गोइंग टू डू, प्लस Q अपॉन LC, इट इज 0, चेक करो। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर करिए इस इक्वेशन को किससे, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, इससे कंपेयर करो। तो देखो इट एट प्लेस ऑफ x देयर इज q, x की जगह तो q है ना, L और C,
ये ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं आपका ओमेगा स्क्वायर को लिख देता हूं 1/LC, है ना। अच्छा, और पता है मैं क्या लिखूंगा, x बराबर हमने क्या लिखा था, x बराबर हमने लिखा था a sin ओमेगा t, लिखा था ना। आज मैं यहां पे लिख दूंगा q इक्वल टू Q0 sin ओमेगा t, ये लिख दूंगा। Q0 इज द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज दैट वाज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0, करेक्ट, ये हो गया करेक्ट। अब देखो आप, मैं ओमेगा स्क्वायर को ये लिख चुका हूं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या आएगा 1/√LC आएगा, इसको हम कह देंगे 2 पाई न्यू, है ना। तो न्यू कितना आएगा बेटा, न्यू आएगा 1/2 पाई √LC। करेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो LC ऑसिलेशंस का जो कंसेप्ट है, इसने हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस ला दिए, बहुत बड़ा काम किया इस LC ऑसिलेशन ने हमारी लाइफ में। मैं अभी आपको समझाऊंगा 5 मिनट बाद कि क्या किया इसने, है ना। अब देखिए, हम सबसे बड़ी बात करते हैं, जैसे हमारी SHM होती थी, SHM में क्या होता था, एक बार डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता था, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, फिर दूसरी तरफ मैक्सिमम, ऐसे चलता रहता था। SHM यही होती थी, ये SHM भी ऐसे ही है। यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम है, ये प्लस है, ये माइनस है। थोड़ी देर में यहाँ पर चार्ज माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा। एनर्जी इधर आती रहेगी, एनर्जी इधर जाती रहेगी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, मैं कहूँगा इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी, इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहेंगे Q²/2C। जैसे हमारे SHM में इक्विवेलेंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, ½ kx², है ना, ½ kx²। यहाँ पे Q²/2C होगा, यानी कि आपका k किसके इक्वल हुआ, जो आपका वो था ना ½ kx²। अब इसको एक बार ऐसा करते हैं, ½ kx² से कंपैरिजन करते हैं, है ना। देखो, ½ kx² इक्वल टू Q²/2C, कंपेयर करो जी। तो देखो, x को तो आप q लिख सकते हैं, x को तो क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। इक्वल नहीं लिखूंगा, इक्वल नहीं लिखूंगा, कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इक्वल थोड़ी है, x q के इक्वल नहीं है ना। और k को क्या लिख सकते हैं, k को लिख सकते हैं 1/C, करेक्ट। आगे आ जाइए। अब हम बात करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी, इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी, इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी ½ LI², इसको इक्विवेलेंट काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना। अब ये आपका जो ½ LI² है ना, ये क्या है, I dQ/dt है। यहां अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो किससे कंपेयर करेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी से, ½ mv² से कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन का साइन लगाइए प्लीज, आई एम सॉरी, इसको पुट इक्वल साइन मत करो बेटा, इक्वल साइन पुट मत करिए, इक्विवेलेंट साइन पुट करिए, इक्विवेलेंट साइन पुट करिए, है ना। यहां पर देखिए, मैं ½ mv², इसको मैं इक्विवेलेंट ½ LI² करूंगा। अब मैं कंपैरिजन करूंगा, आपका जो मास है वो इक्विवेलेंट टू L है, आपकी जो वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट टू करंट है ना। वेलोसिटी क्या होती थी, dx/dt होती थी, वेलोसिटी क्या होती थी, dx/dt होती थी। यहाँ पे करंट क्या होता है, dq/dt होता है। एकदम जोरदार जो है ना इक्विवेलेंस है, जोरदार इक्विवेलेंस है, राइट। ये आपको समझ में आ गया ना। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि ये LC सर्किट के जो ऑसिलेशंस हैं, इन्होंने हमारे जीवन को कैसे बदल दिया। मैं आपको बताता हूँ, पुराने ज़माने में बहुत पहले वो चला करते थे रेडियो, रेडियो पता नहीं आजकल तो उपयोग में लेते हो कि नहीं लेते, या आजकल तो रेडियो की भी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग हो गई। मैं आपको ये वाली बात समझाता हूँ क्या होता था। रेडियो में क्या होता था, आपने किसी के घर में होगा, आपने हो सकता है देखा हो, तो पहले रेडियो के अंदर क्या होता था कि एक स्क्रीन होती थी और उसके अंदर एक चीज़ शिफ्टिंग होती थी, एक
नीडल होती थी वो शिफ्ट होती थी इधर उधर, और हम है ना उसका बैंड बदलते थे पुराने वाले रेडियो में। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कर दिया उसको सबको, पहले मैनुअल होता था। आप देखिए उस रेडियो में क्या होता था, मैं ऐसा करता हूं यहां से मिटा देता हूं, है ना। उस रेडियो में क्या होता था, वेरिएबल एल और सी होते थे, वेरिएबल एल और सी होते थे, और उसकी क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी सेट की जाती थी, फिर वो अलग अलग रेडियो स्टेशंस को कैच करता था, है ना। क्या, बीबीसी और विविध भारती और अलग अलग तरह के रेडियो होते थे, है ना। हो सकता है आज भी बाजार में मिलते हों, खैर अब ध्यान नहीं है, आजकल तो जो है ना सब कुछ मोबाइल में हो गया है। कितनी प्रोग्रेस की है साइंस ने। तो पहले क्या होता था, जो रेडियो होता था ना उसके अंदर यहाँ पर एक सर्कुलर जो है ना वो होता था, उसको घुमाते थे तो यहाँ पर एक वो आती थी, नीडल आती थी, यहाँ पे स्केल बना होता था। पुराने वाले रेडियो की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने जमाने की रेडियो की बात। फिर यहाँ पे एक वो रहती थी, नीडल लगी रहती थी रेड कलर की, है ना। हाँ, रेड कलर की नीडल लगी रहती थी यहाँ पे, और खिसकता था। है आप लोगों के घरों में देखा तो होगा सबने, थोड़ा थोड़ा देख रखा होगा, ऐसे नीडल लगी रहती थी ऐसे। फिर क्या होता था, जब हम इसको खिसकाते थे तो ये खिसकता था इधर या इधर, और फिर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर के सेट हो जाता था। पता है उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर की जो मैकेनिज्म होती थी ना वो एलसी सर्किट्स वाली होती थी, है ना। तो क्या होता था कि अगर एल बढ़ रहा है तो फिर क्या होता था, सी अपने आप कम होने लगता था, और सी बढ़ रहा है तो एल अपने आप कम होने लगता था। वो ऐसा अरेंजमेंट था मतलब उसमें, और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाकर के वो बदल जाता था, है ना, मतलब फिक्स हो जाता था। फिर वहां पे आवाज आने चालू हो जाती, स्टेशन से कनेक्ट हो जाता था, रेडियो स्टेशन से कनेक्ट हो जाता था। तो पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती थी। ये फ्रीक्वेंसी तो यही होती थी, मैचिंग फ्रीक्वेंसी, है ना, दैट इज मैचिंग फ्रीक्वेंसी बोलते थे उसको बोलते थे मैचिंग फ्रीक्वेंसी, कि उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती थी। अब ये मैचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती थी, इसके अंदर देखो क्या होता था। मैचिंग फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी होती थी सी अपॉन लैम्डा। सी क्या होती थी, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव। क्योंकि जो रेडियो स्टेशन से जो वेव्स ट्रांसमिट की जाती थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी, आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती थी, तो स्पीड अपॉन लैम्डा, वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ होती थी, और सी स्पीड ऑफ ईएम वेव होती थी, लैम्डा वेवलेंथ होती थी। इसको हम कह देते थे 1/2π√LC, है ना। अब क्या होता था कि किसी पर्टिकुलर केस में जो है ना सी को फिक्स कर दिया जाता था, एल को वेरी किया जाता था। तो सी तो फिक्स कर दिया, एल वेरी होता था, है ना। तो एल बिल्कुल उसी तरह से वेरी होता था जैसे रियोस्टेट होता था, जैसे ये एल है ना। अब अगर मान लो आपके सर्किट के अंदर जो है ना एक स्लाइडिंग जोकी हो, और वो इधर या इधर होती जाए शिफ्ट, तो अगर इधर आई तो एल बढ़ गया, इधर गई तो एल घट गया, यानी एल वेरिएबल हो जाता था। और एल वेरिएबल होने के बाद फिर जब ये फ्रीक्वेंसी मैच करती थी तो आपका जो है ना रेडियो जो होता था वो ट्यून्ड अप हो जाता था। फिर वो रेडियो उस स्टेशन के साथ कनेक्ट होकर के आपको सुनाता था। तो मैं तो ज़्यादातर बीबीसी सुना करता था। उस समय बीबीसी की थोड़ी रेपुटेशन थी, अच्छी रेपुटेशन थी बीबीसी की। आजकल तो बीबीसी की रेपुटेशन एकदम घटिया हो गई, अगर पता नहीं क्या बात हो गई, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही गया, राइट। तो अब हमने आजकल जो है वो रेडियो वाला ज़माना तो गया, आजकल तो आपके मोबाइल में ही एफएम आ जाता है। हालांकि मैं तो नहीं चलाता, तुम लोग चलाते होंगे, है ना। ये बच्चे लोग पता है क्या करते हैं आजकल, तो एक बड़ी गंदी परंपरा बन गई। पढ़ते टाइम क्या करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं गाना सुन रहे हैं। अरे भाई तुम क्या सीख रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप गाना सुनते सुनते पढ़ाई करें, है ना। हाँ, मैंने देखा बच्चे पढ़ रहे हैं और वो लगा रखा है, गाना लगा रखा है, बुक पढ़ रहे हैं, गाना लगा रखा है, कान के अंदर वो लगा लेते हैं। मेरे को तो बहुत अजीब सा लगता है कि भैया दिमाग एक साथ दो जगह कैसे जा सकता है?
बहुत ही मतलब असफलताओं के जोरदार इंतजाम कर रखे हैं हमने, और डिस्ट्रक्शन है, हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। वो देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वो आप क्या समझते हो, ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है ये सारी पब्लिक मिलके करती है क्या? ना ना ना, कुछ लोग करते हैं, सारे लोग थोड़ी करते हैं। चलिए ये सब बातें कंप्लीट हो गई, हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया इन ऑल रेस्पेक्ट। लेकिन मुझे कुछ और बात करने की इच्छा हो रही है, तो मैं वो बात कर ही लेता हूँ, है ना। हाँ, मिक्सिंग करने की इच्छा हो रही है मुझे। मुझे किसकी इच्छा हो रही है? मिक्स करने की इच्छा हो रही है ना। मिक्सिंग ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। मिक्सिंग ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। अब क्या होगा कि हम मिक्स करेंगे, एक्चुअल में सवाल आ गया ना इसलिए करना पड़ रहा है? हाँ, पिछले सालों में सवाल पूछे जा चुके हैं इसलिए करना पड़ेगा, है ना। मिक्सिंग ऑफ पैरेलल एंड सीरीज सर्किट कैसे करेंगे? पैरेलल और सीरीज सर्किट को मिक्स। देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, मैंने बनाया R, फिर मैंने बनाया L, R L, और फिर मैंने बनाया C। अब इसको हमने एक ईएमएफ के सोर्स से कनेक्ट कर दिया। पैरेलल सर्किट है, मैं इसको लिख रहा हूं E=E0 sin ओमेगा t। अब हमारा ये जो सर्किट है वो क्या है? R और L है और ये C है। RL सीरीज में है और C किस में है? पैरेलल में। अब मैं इसको दो स्टेप्स में सॉल्व करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट कंसीडरेशन में मैं केवल RL सर्किट को लूंगा, C को भूल जाऊंगा, तो है ना, और उसके बाद फिर C को कनेक्ट करूंगा। कर रहा हूं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, है ना, फॉर RL सीरीज और RL सीरीज। देखिए RL सीरीज के लिए मैं वो बना रहा हूं इंपीडेंस ट्रायंगल R और XL। ये आपका Z आ जाएगा, ये इंपीडेंस ट्रायंगल आ गया प्लस थीटा। Z की इफेक्टिव फेज प्लस थीटा हो गई, ये इंपीडेंस ट्रायंगल आ गया। ये इसको मैं कह सकता हूं ZRL। क्या कह सकता हूं मैं? ZRL की फेज कितनी? प्लस थीटा। और ZRL इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट, इसको मैं कह सकता हूं R² प्लस XL स्क्वायर। RL सर्किट की इंपीडेंस, है ना, राइट। अब मैं IRL की बात करूंगा। IRL होगा बेटा E/Z। E की फेज को क्या बोलेंगे हम? 0 बोलेंगे। ZRL की फेज को क्या बोलेंगे हम? प्लस थीटा बोलेंगे। अब IRL की फेज क्या आएगी? IRL की फेज आएगी माइनस थीटा, करेक्ट। IRL की वैल्यू क्या आएगी? IRL की वैल्यू आएगी बेटा E/ZRL, E/ZRL यानी R² प्लस XL स्क्वायर। ये आपकी IRL की वैल्यू आ गई, ओके। ये आपका IRL माइनस थीटा आ गया। अब हम बात करेंगे IC की। करें क्या? करते हैं, हम IC की बात करते हैं। इसको एक बार के लिए आप मिटा दीजिए यहाँ से, मैं यहाँ डिमार्केशन लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। IC की बात करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल। IC की बात करेंगे तो E/XC आएगा। E का फेज कितना था? 0। XC का फेज कितना था? -π/2 था, है ना। तो अब IC कितना आएगा बताओ? IC आ जाएगा +π/2। हो गया, यानी आपके पास में दो चीज आ गई, IRL माइनस थीटा और IC +π/2। ओके, अब मैं इस डायग्राम को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है, है ना। तो मैं अब करंट को डायग्राम बनाऊंगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं। इसको मिटा देना प्लीज।
करंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाने वाला हूं मैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, करंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये बनाने वाले, बना रहा हूं मैं। देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जब हम कोई वेक्टोरिकल डायग्राम बनाते हैं तो हम एक बार जीरो लाइन फिक्स कर देते हैं। क्या करते थे? जीरो लाइन फिक्स कर देते हैं। देखिए मैं जीरो लाइन फिक्स कर देता हूं, दिस इज जीरो लाइन, दिस इज जीरो लाइन, जीरो लाइन। अब मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कौन कौन से? अब आप कहेंगे ये वेक्टर होते हैं क्या? एक्चुअली वेक्टर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में हमारा जो ना इक्विवेलेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इक्विवेलेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। जैसे आई आर एल को मैं क्या लिखूंगा? आई आर एल को मैं लिखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो फंडामेंटली ये वाली जो चीज है ना माइनस थीटा, इसका मतलब ये साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है, ये प्लस है ना, तो इसका मतलब ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। अब वो जो साइन है ना उसको हमें फेजर फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए क्या है कि हम जीरो लाइन लेकर के फिर उसको प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आईसी को प्रेजेंट कर रहा हूं। आईसी बेटा इधर है और आई आर एल आपका इधर है। माइनस थीटा। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्या मैं इस आई आर एल का कंपोनेंट इधर ले लेता हूं, आई आर एल का कंपोनेंट इधर ले लेता हूं, ले लूं तो ये होगा आई आर एल कॉस थीटा, और मैं आई आर एल का कंपोनेंट इधर ले लेता हूं, ये होगा आई आर एल साइन थीटा। अब आप अपने दिमाग के सारे तंतु खोल दो। देखिए सुनो, ये आईसी की फेस तो फिक्स है प्लस पाई बाई 2, आई आर एल आपका इधर आया, आई आर एल के हमने दो कंपोनेंट किए, आई आर एल कॉस थीटा, आई आर एल साइन थीटा। अब आपके सामने तीन केस बन जाएंगे, अगर ये ज्यादा हो ये कम हो, अगर ये ग्रेटर हो ये स्मॉलर हो, तो क्या होगा? रिजल्ट ऊपर जाएगा। फिर आपका करंट ट्रायंगल कैसा बनेगा? आई आर एल कॉस थीटा, और ऊपर क्या बनेगा? आई आर एल कॉस थीटा, ऊपर क्या बनेगा? आई सी माइनस आई आर एल साइन थीटा। फिर आप उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। अगर ये ज्यादा हो वो कम हो, ये ज्यादा हो तो नेगेटिव फेज आ जाएगी, है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा रिजल्ट। और अगर दोनों बराबर हो तो, दोनों बराबर हो तो इसे हम कहेंगे जीरो फेज कंडीशन, फिर जीरो फेज आ जाएगी, है ना। इसको हम एंटी रेजोनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटी रेजोनेंस बोलेंगे। सीरीज के अंदर रेजोनेंस होता है, ध्यान दीजिए, सीरीज में जब थीटा जीरो होता है तो उसे हम रेजोनेंस कहते हैं, पैरेलल में जब थीटा जीरो होता है तो उसे एंटी रेजोनेंस कहते हैं। क्योंकि पैरेलल में पता है थीटा जीरो होते ही क्या हो जाता है, आपका जेड मैक्सिमाइज कर जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, और आई मिनिमाइज कर जाता है ना। तो देखिए नंबर हम ये वाला केस डिस्कस करते हैं। टू मेक ई एंड आई इन फेज यानी सेम फेज, सेम फेज को कहते हैं थीटा जीरो डिग्री बनाने की इच्छा हो रही है, तो पता है क्या करेंगे? आई सी इक्वल टू आई आर एल साइन थीटा लिखेंगे, आई सी इक्वल टू आई आर एल साइन थीटा लिखेंगे। ये कंडीशन है, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो जीरो फेज आ जाएगी, जीरो फेज आ जाएगी। देखना आई सी को मैं क्या लिखूंगा? आई सी को मैं लिखूंगा ई एक्स सी, आई आर एल क्या लिखूंगा? ई अपॉन जेड आर एल, साइन थीटा क्या लिखूंगा? उस वाले ट्रायंगल से लिखो जो अपन ने ट्रायंगल बनाया था ना अभी, जेड आर एल वाला, क्योंकि थीटा वही है, वही थीटा है। हाँ, तो थीटा को पता है साइन थीटा क्या लिखूंगा? साइन थीटा लिखूंगा एक्स एल अपॉन जेड आर एल, ये आएगा ना। अब मैं ई से ई उड़ा देता हूं, तो ये आपका आ जाएगा जेड आर एल स्क्वायर बराबर एक्स एल इंटू एक्स, जेड आर एल स्क्वायर बराबर एक्स एल इंटू एक्स। अब मैं जेड आर एल का स्क्वायर इसको मैं लिख रहा हूँ अच्छी तरह से, तो ये आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर।
और एक्सएल को क्या लिखूंगा, एक्सएल को लिखूंगा ओमेगा एल, एक्सी को क्या लिखूंगा 1/ओमेगा सी। तो ये आ जाएगा L/C, एक्सएल ओमेगा एल, एक्सी 1/ओमेगा सी, L/C, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन में L से भाग लगा देता हूं। तो देखना R² प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। चेक करिए प्लीज, कर लिया जांच? ओके। अब देखो जीरो फेज कंडीशन, इसको कहते हैं जीरो फेज कंडीशन, है ना। हाँ, तो जीरो फेज कंडीशन एक्चुअली में इट इज ए काइंड ऑफ एंटी रेजोनेंस। जीरो फेज कंडीशन इज व्हाट, इट इज ए काइंड ऑफ एंटी रेजोनेंस। एक मिनट जरा, तो आप ध्यान दीजिए, जीरो फेज कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा जीरो फेज कंडीशन ये है कि आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC माइनस R²/L²। तो आपका ओमेगा आ जाएगा कितना, √1/LC माइनस R²/L²। बेटा इस ओमेगा को आप 2 पाई न्यू कह सकते हो, है ना। तो मैं इसको कह रहा हूं न्यू आर। इट इज अ काइंड ऑफ रेजोनेंस, ये बस एंटी रेजोनेंस है थोड़ा सा, है ना। एंटी रेजोनेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका आई मिनिमम हो गया, ये दोनों आई आपके खत्म हो गए, ये आपका आई मिनिमम बचेगा। तो देखिए ये आएगा 1/2 पाई ठीक है, ये बात हो गई। ओके, अब मैं बात करूंगा कि इन दिस जीरो फेज कंडीशन, है ना, व्हाट इज द नेट करंट। तो नेट करंट एट जीरो फेज कंडीशन, तो मैं नेट करंट की बात कर रहा हूं, नेट करंट इन जीरो फेज कंडीशन। जीरो फेज कंडीशन पर नेट करंट कितना होगा, नेट करंट आएगा I बराबर IRL cos थीटा, ये नेट करंट आएगा, राइट। और जब I बराबर IRL cos थीटा आ गया तो मैं पता है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा I बराबर IRL को लिखूंगा E/ZRL, और बेटा cos थीटा क्या लिखूंगा R/ZRL, E/R/ZRL², ये आएगा आपका। इसका मतलब I बराबर आएगा अंडर रूट तो हट ही जाएगा ना, स्क्वायर कर दोगे तो R² प्लस XL², ये आएगा। C वाला कंपोनेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने C वाले कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो सर्किट की नेचर क्या होगी, इंडक्टिव होगी, क्योंकि कैपेसिटिव जो था ना उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो नाउ द सर्किट इज ऑफ इंडक्टिव नेचर इन दिस केस जीरो फेज कंडीशन, जीरो फेज कंडीशन, है ना। यस प्लीज, चलिए ये आपका एक केस हो गया। दूसरा केस क्या है वो आप अपने आप करना, सारी चीजें आप अपने आप निकालना, मैं नहीं निकालूंगा, है ना। दैट इज योर होमवर्क। काम ऐसे ही करना, बिल्कुल स्टेप्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे। आपको क्या करना होगा, पहले आपको सीरीज सर्किट को जो है इवेल्युएट करना होगा। सीरीज सर्किट इवेल्युएट करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, पैरेलल सर्किट लेंगे, उसको आप इवेल्युएट करेंगे। तो मैं आपको जो है ना एक दूसरा केस दे देता हूं, आर सी इधर है, अब की बार आर सी सीरीज में है और एल को पैरेलल में लगा देता हूं। अब आपको क्या क्या करना है वो सुनिए। ई आपका जो है ना सप्लाई है, और मैं इस सप्लाई को कह देता हूं ई बराबर E0 sin ओमेगा टी। अब आपको क्या क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहले आपको आरसी सर्किट का इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना है। आरसी सर्किट का क्या बनाना है, इंपीडेंस ट्रायंगल।
तो इम्पीडेंस ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल जब बन जाएगा तो आप IRC की फेज निकालेंगे, IRC की फेज, करंट इन RC सर्किट, उसका फेज निकालेंगे। जब आप उसका फेज निकाल लेंगे उसके बाद में आप करंट डायग्राम बनाएंगे। करंट डायग्राम में पहले जीरो लाइन लेंगे, जीरो लाइन लेंगे, फिर आप RL और RC वो सो है ना सबकी बनाएंगे फेस। फिर क्या करेंगे, जो आपका एंगुलर वेक्टर होगा उसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक जीरो लाइन के अलोंग, एक जीरो लाइन के परपेंडिकुलर। आपके दो कंपोनेंट उसके आ जाएंगे। अब क्या होगा, अगर आपको जीरो फेज कंडीशन निकालनी है तो फिर आप उधर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को, तो दोनों आ जाएंगे, आपके पास ओमेगा आ जाएगा और आपके पास म्यू आर आ जाएगा जीरो फेज कंडीशन में। फिर आपको नेट करंट निकालना है तो आप नेट करंट निकाल देंगे। समझ गए आप? तो वो आप अपने आप करें, वो मैं नहीं कराऊंगा। और फिर हम जूम सेशन में जो है ना इसको डिस्कस करेंगे सारे को अच्छी तरह से, राइट। नोट्स जो है, जो बच्चे नोट्स बनाने में डिले करेंगे, देर से भेजेंगे, एक्चुअल में आजकल मैंने मैनेजमेंट अपने हाथ से हटा दिया है ना। मेरी बेटियां आई हुई हैं यहाँ पे, है ना, तो वो क्या अभी उनके जो है ना वो कर दिया, क्या बोलते हैं ना, ऑनलाइन जॉब कर दिया सारा। तो अभी ये मान के चलो कि 6 महीने तो है ही ऑनलाइन जॉब। हाँ, तो मैंने अपने आप के हाथ में से मैनेजमेंट हटा दिया। मैनेजमेंट क्या, उनको देख दिया कि भैया तुम है ना इनको वीडियो वगैरह भेजेंगे, जिसको मर्जी भेजो, जिसको मर्जी मत भेजो, है। इसका मतलब अब रूल बना दिया कि जिसका नोट्स नहीं आएंगे उसको वीडियो नहीं जाएगा, मैं चेक करूंगा ही नहीं, है ना। वो एक्सपर्ट है, वो सब चेक कर लेंगे। हाँ, वो जो है ना मेरी बेटियां दोनों बड़ी वाली, है ना, टोनाली नहीं, टोनाली तो जो है ना बेचारी अलग ही सिचुएशन है उसका, तो है ना। अब वो हालांकि काफ़ी रिकवर कर रही है, बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है, क्योंकि एक्सरसाइज उसको हम बहुत स्ट्रांगली करा रहे हैं, बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके रिकवरी वाली डायरेक्शन में है। तो अब उसको जो है ना अगला चैप्टर मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी उसका लगभग छूटा हुआ ही है, केमिस्ट्री भी जो है ऐसे ही चल रहा है, कर लेती है नहीं कर लेती है, मैथमेटिक्स भी कभी कर लेती है नहीं कर लेती है, फिजिक्स का भी हाल ऐसे ही है ना। तो अब जब ठीक होगा तो वापस कंटिन्यू करेगी, लेकिन अगर एक्सरसाइज इसी तरह से करती रही तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। तो अब मैं आपसे ये कह रहा था कि क्योंकि कंट्रोल मैंने जो है ना बेटियों को दे दिया है, वो आपको वीडियो डालेंगी, है ना। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके उनको दे देता हूँ, फिर जो मर्जी करो, जिसको भेजें जिसको नहीं भेजें मर्जी उनकी। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है? हाँ, ये मतलब है ना, है फीस जमा करा देने से थोड़ी ना मतलब है। फीस बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए, अगर आप फीस जमा करा देने को बहुत बड़ा बात मानते हैं तो मैं बता दूं कि मेरे 1 महीने की फ़ीस होती है 2 लाख रुपया। हाँ जी, 2000 में कोई पढ़ाई होती है क्या? आप फिजिक्स को समझते क्या हो? ये तो बहुत छोटी सी फीस दे रहे हो आप, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो फिर बड़ा नुकसान होगा ना, है। और वो रिजल्ट क्यों नहीं आता? रिजल्ट केवल इसलिए नहीं आता कि आलसी रहते हैं, काम को करते नहीं हैं। अब नोट्स बनाने में आप जो है, अगर मैंने कई बार देखा कि बच्चे जो है ना वीडियो को ही नहीं देखते 2-2, 3-3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक, कुछ बच्चे। क्यों जी, ऐसे क्यों? नहीं, आपका आज वीडियो आया है तो इट शुड बी व्यूड एज अर्ली एज पॉसिबल, और उसको करके और नोट्स बना करके भेज दीजिए। जो बच्चा जूम सेशन में एब्सेंट रहेगा उसको भी वीडियो नहीं जाएगा, जो नोट्स बनाने में देरी करेगा उसको भी वीडियो नहीं जाएगा, है ना। ये मैंने बोल दिया है उनको, क्योंकि अब वो ही भेजेंगे। मैं पहले तो क्या मैं भेजता था, तो मैं क्या लापरवाही कर जाता था, सबको भेज देता था। मैं थोड़ा सा वैसा आदमी हूँ, है ना। अब वो तो क्या है, उनको तो बस नियम बना के दे दिया कि ऐसा करना है, तो अब वो नियम लागू हो गया, है ना। ठीक है, नमस्ते।